हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने निलपोटेंट एलिमेंट का डेफिनेशन एग्जांपल्स देखा था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर बेस्ड जो थियरम्स हैं और रिजल्ट्स हैं हम उनको अच्छे से हम डिटेल करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो जो हमने निलपोटेंट एलिमेंट देखा था तो मैं चाहूँगा पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब देखिए उन पर बेस्ड रिजल्ट। फर्स्ट है, मैंने थ्योरम में लिया, इफ़ R इज एन इंटीग्रल डोमेन देन R हैज़ एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, क्या मैंने लिखा, अगर R क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, आईडी है। इंटीग्रल डोमेन मतलब तो समझ गए होंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। पहले चीज़ तो ये है कि कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, रिंग विद यूनिटी होगा, रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर होगा। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें होती है तब हम बोलते हैं उसको इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, आईडी करके शॉर्ट में ना। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन की खासियत ये होती है कि उनके पास केवल एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है और बता सकते हैं एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है तो निश्चित तौर पे कौन होगा, जीरो होगा, बिकॉज जीरो तो हर एक रिंग का होता है निलपोटेंट एलिमेंट। अब इससे बोल रहा है कि एक ही निलपोटेंट है मतलब ऑब्वियस है कि जीरो होगा, कन्फर्म। इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, इसको आप देखिए, समझिए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले लिया कि R जो है इंटीग्रल डोमेन है। अब R इंटीग्रल डोमेन है, अब मैंने ले लिया सपोज A belongs to R is nilpotent। ठीक है ना, A belongs to R is nilpotent या फिर A is nilpotent element of R, मैंने ये लिया। अब nilpotent है, इसका मतलब कि एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिनके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, पावर करने पर वो जीरो देगा। A to the power n equals to 0 फॉर सम नेचुरल नंबर, वो n मैंने ले लिया, कन्फर्म। अगर A to the power n equal to 0 है तो मैं इसको A to the power n minus 1 डॉट ए इक्वल टू जीरो भी तो लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है। अब रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर का कंडीशन ये होता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो फिर ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ज़ीरो हों। ये सिचुएशन होता है, कन्फर्म है। ये रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर का कंडीशन है। तो ये खासियत होती है इंटीग्रल डोमेन की। तो ये प्रोडक्ट है, अब इन प्रोडक्ट की जीरो के बराबर लिखे हो तो या तो ये जीरो हो गया, ये जो है दोनों जीरो होगा। मतलब हम मोटे मोटे तौर पे कैसे लिखते हैं इसको, a to the power n minus 1 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0। इफ़ वी टेक a इक्वल टू 0, अगर मैं इस a इक्वल टू 0 को लूँ देन ऑब्वियस इट इज़ निलपोटेंट, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म हो रहा है। और हमें यहाँ से पता चल गया कि a इक्वल टू 0 निलपोटेंट है और जो आपने ए जो मान के चला था वो जीरो आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ ये वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं मान के चलता हूँ कि ए जीरो नहीं है, अपोजिट मान के चल रहे हैं, कन्फर्म हो रहा है। तो कंट्रडिक्शन मिलना चाहिए। एक तो आपने देखा कि जब निलपोटेंट होता है तो कंडीशन के हिसाब से ए पावर एन इक्वल टू 0 है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ से पता चला कि ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर ए जीरो है तो फिर वो तो निलपोटेंट है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ए नॉन जीरो है तब की सिचुएशन क्या होगी वो मैं ले रहा हूँ। मतलब कि suppose if possible या let if possible a not equal to 0 is nilpotent। ओके, मतलब जो a है वो नॉन ज़ीरो है, मैं लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, a अगर नॉन ज़ीरो है इसका मतलब a डॉट a नॉन ज़ीरो होगा। भाई a अगर नॉन ज़ीरो तो a डॉट a नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट 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 a नॉन ज़ीरो, तो यहाँ से a टू दी पावर n नॉन ज़ीरो। ओके, अब देखिए a टू दी पावर n आपने क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा है ना। सॉरी, यहाँ निलपोटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हम जब a इक्वल टू 0 लेकर चले तो निलपोटेंट था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मान के चला कि सपोज इफ पॉसिबल a जो है नॉन ज़ीरो है। अगर a नॉन ज़ीरो होगा तो फिर a डॉट 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 a नॉन ज़ीरो होगा। याद रखिए, आप इंटीग्रल डोमेन का सिचुएशन ले रहे हो। इंटीग्रल डोमेन की खासियत ये होती है कि अगर नॉन जीरो हो तो उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वहाँ से हुआ है ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल डोमेन, रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर के कंडीशन से। तो अगर प्रोडक्ट जो है, अगर ये नॉन जीरो तो प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, ए पावर नॉन जीरो होगा, विच कंट्रडिक्ट्स ए पावर एन इक्वल टू 0। इसका मतलब ए कभी भी जीरो है ना, ए जो है नॉन जीरो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, विच इज़ कंट्रडिक्शन। तो हमने आखिरकार ओवरऑल क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि ए कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता। जो आपने निलपोटेंट एलिमेंट लिया है, चाहे यहाँ पर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, निलपोटेंट एलिमेंट जो आपने लिया है वो जीरो ही होता है, ये बात साबित हो गई। यहाँ से अगर नॉन जीरो लेते हो तो कंट्रडिक्शन मिलता है, कन्फर्म। तो ये हुआ, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन देन आर हैज एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट एंड विच इज जीरो। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल होगा, हमें पता है
कि z प्लस डॉट, ठीक है, q प्लस डॉट q रूट p प्लस डॉट r प्लस डॉट c प्लस डॉट और गॉसियन इंटीजर z ऑफ i प्लस डॉट करके इसको भी लिखिए। तो जितने भी मैंने एग्जांपल लिखा, दीज आर इंटीग्रल डोमेन्स एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट these have only one nilpotent element and which is 0। तो तुरंत आपको देख करके समझ जाना है इंटीग्रल डोमेन होता है। एक चीज़ और, वी नो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपको पता है कि जितने भी फील्ड होते हैं इंटीग्रल डोमेन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल डोमेन अगर एक नीलपोटेंट एलिमेंट रखता है तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब फील्ड भी क्या रखेगा, एक ही नीलपोटेंट एलिमेंट रखेगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि अ फील्ड हैज़ ओनली वन नीलपोटेंट एलिमेंट, या फिर अ फील्ड हैज़ एग्जैक्टली वन नीलपोटेंट एलिमेंट। इसमें फील्ड कौन कौन है, क्यू रूट पी आर सी। क्लियर हो रहा है ना, ये सबके सब फील्ड है। अच्छा, एक और एग्जांपल छूटा हुआ है, ये जेड पी प्लस पी और डॉट, ये तो बहुत फेमस है। Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, Z19, ये सब के सब क्या होंगे, हाँ फील्ड होंगे। तो ये सब के सब एक ही नीलपोटेंट एलिमेंट रखेंगे। कन्फर्म हुआ। अब हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स। देखिए, आपको ये पता है कि अगर इंटीग्रल डोमेन है या फिर फील्ड है तो उस सिचुएशन में होता क्या है, उनके पास नीलपोटेंट एलिमेंट सिंगलटन मतलब एक ही होता है, सिंगल होता है ना। अभी जस्ट थ्योरम पढ़ा, क्लियर हो गया। लेकिन Zn के सिचुएशन में हमें पता है कि एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। जैसे मैं Z8 का एग्जांपल लिया था, ऐसे और भी एग्जांपल आप लेकर देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्वेश्चन बना भी है कि हाउ मेनी नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Zn के अंदर में आया क्वेश्चन। तो देखिए उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Zn या फिर नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स इन Zn इक्वल्स टू P1 पावर R1 माइनस 1 इंटू P2 पावर R2 माइनस 1 इंटू P3 पावर R3 माइनस 1 फिर डॉट 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 P के पावर R के माइनस 1। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए n जो दिया गया n, ये n, इसको है ना केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इस n को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, फैक्टराइज करके लिखना है। जहाँ पर देखो P1 पावर R1, P2 पावर R2, P3 पावर R3 डॉट 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 P के पावर R के, जिसमें से P1 P2 P3 एंड सो ऑन P के R प्राइम नंबर्स है। जैसे कि आप लिखा, जैसे आपको 10 को लिखना है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 वेयर 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स। ओके, जैसे कि आपको 100 को प्राइम फैक्टर करना है तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 100 का प्राइम फैक्टर पहले तो इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये है प्राइम फैक्टर 100 का। समझ लीजिए n की जगह में आपने 100 लिया, अब इसका प्राइम फैक्टर किया तो P1 पावर R, ये आपका P1 पावर R1 है और P2 पावर R2 है। ओके, अब अच्छा इसी का आपको फाइंड करना है, मान लो नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स जब निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ, है ना, Z100, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 पावर 2 माइनस 1, देखो R1 माइनस 1, ठीक है, कुछ नहीं प्राइम फैक्टर करना है उसमें, यहाँ -1 यहाँ -1 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 5 पावर 1 दैट इज 10। सो देयर आर एग्जैक्टली 10 नीलपोटेंट एलिमेंट्स। कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो ये दो मैंने अलग एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते हैं और खुद से भी एग्जाम्पल करना। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना ही है। कन्फर्म, देखिए हाउ मेनी नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z30। Z30 के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर n जो है, ठीक है, n जो है वो क्या है, 30 है। 30 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5, हम 2 इंटू 3 6 इंटू 5 दैट इज 30। कन्फर्म, ये पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया। अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z30 इक्वल्स टू 2 पावर 1 माइनस 1 इंटू 3 पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0, so 1.1.1 that is 1. so there is exactly one nilpotent element, ठीक है। Z30 में 1 nilpotent element है। कन्फर्म, ये बात भी क्लियर होना चाहिए, Z30 जो है इंटीग्रल डोमेन नहीं है, लेकिन इसके पास एक ही nilpotent एलिमेंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं रहता कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फिर उनके पास एक ही हो। जैसे Z6 है, ये भी है, Z6 के अंदर एक ही nilpotent एलिमेंट होगा, 2 इंटू 3 कहिए ना, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से Z10, 10 मतलब 2 इंटू 5, उनके पास भी 1 nilpotent एलिमेंट होगा, ठीक है। बातें क्लियर हो रही, जितना प्रैक्टिस करेंगे है ना उतना आसान लगेगा। अब देखिए इनकी बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत भयंकर दे दिया, लेकिन कुछ है नहीं। देखिए
हाउ मेनी निलपोटेंट एलिमेंट पूछा जाता है, कौन कौन से निलपोटेंट ये नहीं पूछा जाता, ध्यान रखें। क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे आप इससे पहले जस्ट मैंने निकाला था, है ना, इसमें जैसे आप देखेंगे इसमें इसके पास भी बहुत सारे निलपोटेंट एलिमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आप एक एक को फाइंड करेंगे, आपको सिर्फ काउंट करना होता है। जैसे इसी में देखिए हाउ मेनी निलपोटेंट, तो मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z1024 इक्वल्स टू 1024। आपको तुरंत समझ आ गया होगा कि 2 के पावर में होगा, है ना। 2 को मल्टीप्लिकेशन करते हो, 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 32 आता है। फिर अगेन 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 32 कितना होता है, यही तो होता है ना 1024 करके। सो आपको ये तो क्लियर होगा कि जो दिया गया है 1024n ये है 2 टू दी पावर 10। तो अब नंबर ऑफ निलपोटेंट निकालना है तो 2 टू दी पावर 10 माइनस 1 दैट इज़ 2 टू दी पावर 9। कन्फर्म हुआ, और ये आएगा 5112। अब 512, क्या इतने ठोकों में अलग अलग निकालता बैठूंगा कि ये निलपोटेंट एलिमेंट, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेट में, हाउ मेनी निलपोटेंट एलिमेंट्स का। कन्फर्म हुआ, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और थ्योरम्स हम देखेंगे। थ्योरम देखने से पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं निलपोटेंट एलिमेंट, है ना, को कैसे फाइंड करना है उनका। जैसे Z क्रॉस Q है, Q क्रॉस Z क्रॉस R है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमें पता है ये रिंग होता है। इनके कितने निलपोटेंट एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी बना है। तो देखिए टेक्निक, देखिए सिर्फ टेक्निक समझना है। तो देखिए Z क्रॉस अपने को पता है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। Z के पास होता है निलपोटेंट एलिमेंट 0 और इनके पास होता है निलपोटेंट एलिमेंट 0, तो बस ले लीजिए पेयर पे 0 0, ठीक है। इसका मतलब Z क्रॉस Q हैज़ एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट एंड विच इज़ 0 0, ठीक है। ऐसा ट्रिक बनाना है और ऐसा ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर है ही नहीं जिनके पावर में n करने पर 0 आता हो, केवल यही होगा। अच्छा, ये Z मैंने भी जो लिया था Q क्रॉस Z क्रॉस R जैसे आपने लिया। अब देखिए इनका निलपोटेंट एलिमेंट होता है 0, इनका होता है 0, इनका क्या 0 होता है। Z के याद कीजिए, मैंने बताया था, इससे पहले लेक्चर में कवर किया था, है ना। Z के पास निलपोटेंट एलिमेंट होता है 0 2 4 6, 0 पावर 1 0, 2 पावर Z का मतलब तो आप जानते ही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 0 है ना, और 2 है आपका 3 करने पर आएगा, और आपका 4 है 2 करने पर आएगा, और 6 भी 3 करने पर आएगा। तो यहाँ पर हुआ इनका 0 2 4 6। आई होप ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए इनकी निलपोटेंट एलिमेंट जानो, इनको और इनकी, है ना, तीनों के निलपोटेंट एलिमेंट आपको पता है। अब पेयर, है ना, मिलेंगे। अब जो ट्रिपलेट होगा 0 0 0, अब होगा 0 2 0, उसके बाद होगा 0 4 0, कन्फर्म, उसके बाद 0 6 0। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस हैज़ एग्जैक्टली 4 निलपोटेंट एलिमेंट्स। अगर इसमें क्रॉस करके C होता मान लो, तो इनके निलपोटेंट एलिमेंट होता 0, तो यहाँ कॉमा करके आता 0, फिर आता 0, यहाँ आता 0, यहाँ आता 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कन्फर्म। थ्योरम नंबर 2, है ना, तो ध्यान से देखिए। इफ़ R इज कॉम्यूटेटिव रिंग, if A and B are nilpotent elements of R, then directly implies A plus B is also nilpotent element of R. Next है, if R is commutative ring, if A and B are nilpotent elements of R, then directly implies A dot B is also nilpotent element of R. बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या बताया गया कि R अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है, CR है, और अगर उनके पास 2 निलपोटेंट एलिमेंट हम लेकर चलें A और B, तो दोनों का जो सम होता है वो फिर से क्या होता है, एक निलपोटेंट एलिमेंट होता है। कन्फर्म, दैट इज A प्लस बी इज ऑल्सो निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ दैट रिंग। कन्फर्म। सेकंड जस्ट वही है, बस प्रोडक्ट कर दिया गया, प्लस के जगह हम क्या डॉट अगर कर दें, यानी हम अगर कॉम्यूटेटिव रिंग लेकर चले, उनके 2 अलग अलग हम अगर निलपोटेंट एलिमेंट लें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो फिर से क्या होगा, एक निलपोटेंट एलिमेंट होगा। कन्फर्म। तो ये दोनों थ्योरम को रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है, मैं इनका प्रूफ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे, है ना। वी विल फर्स्ट प्रूव स्टेटमेंट 2, मतलब इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। तो ये तो क्लियर है, हम R को क्या लेकर चलेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब जानते हैं रिंग अगर जब डॉट के रिस्पेक्ट में जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, उनके रिस्पेक्ट में अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। कन्फर्म ना, वो हम लेकर चल रहे हैं। तो मैंने लिखा प्रूफ में, लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, सपोज A एंड B आर निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ R। अब अगर A और B 2 निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं ये दोनों, तो प्रॉपर्टी से क्या होगा, एक नेचुरल नंबर 2 अलग अलग मिल जाएंगे,
है ना, ए के करस्पॉन्डिंग और बी के करस्पॉन्डिंग, दोनों के लिए मैंने लिया एन और एम बिलोंग्स, सो देयर एग्जिस्ट एन एम बिलोंग्स टू एन सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू 0 एंड बी टू द पावर एम इक्वल्स टू 0। मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कन्फर्म है। हमारा टारगेट है ए प्लस बी के पावर में करने पर भी 0 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए प्लस बी के होल पावर इन दोनों का सम ले लिया एन प्लस एम करके, ठीक है। अब आपको पता है ये एक्स प्लस ए होल पावर एन, वी नो दैट बाई बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, हम उसी को यूज़ करें ना। जनरल फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मेट होता है ये एक्स प्लस ए होल पावर एन, एन सी 0 एक्स पावर एन ए पावर 0 एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 ए पावर 1 एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एन सी, सबसे लास्ट स्टेज लिख रहा हूँ, एन सी एन एक्स पावर एन माइनस 1 डॉट ए पावर एन। कन्फर्म है। ये जो है आप देख सकते हो कैसे जा रहा है ना, एक्स प्लस ए होल पावर एन, तो एन सी 0 है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो यहाँ एन सी 0 फिर एन सी 1 एन सी 2 ऐसे बढ़ता है, याद करने का तरीका, एक्स पावर एन फिर एक्स पावर एन माइनस 1 वो कम होता जा रहा है। इसी तरह से ए है ना, पहले में ए पावर ये 0 समझ लो, ए पावर ये 1 ए पावर ये 2 ए पावर एन, याद करने का तरीका, ओके। अब देखिए यहाँ कैसे यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल पावर एन प्लस एम। यहाँ एक्स के जगह पे है ए और ए के जगह पे है बी और एन के जगह में एन प्लस एम, ओके। तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक है ना, ये जो है सबसे पहले स्टेप होगा एन प्लस एम सी 0 और यहाँ होगा एन प्लस एम सी 1, क्लियर हो रहा है ना, एन प्लस एम सी 0 ए है ना, ए टू दी पावर एन प्लस एम और बी टू दी पावर 0 प्लस एन प्लस एम सी 1 ए टू दी पावर जस्ट एक कम होगा एन प्लस एम माइनस 1 हो जाएगा और बी टू दी पावर 1। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए, इस फार्मूला को याद रखें और इसी फार्मूला में कैसे मैंने रिप्लेस किया इसको देखिए, बातें क्लियर हो जाएगा। अब ये जब होगा लास्ट स्टेज क्या होगा है ना, मैं वो लिख रहा हूँ, तो लास्ट स्टेज होगा प्लस एंड सॉन एन सी एम सी एन प्लस 1 एन सी एन प्लस एम और ये होगा ए टू दी पावर एन प्लस एम माइनस एन प्लस एम इंटू बी टू दी पावर एन प्लस एम। इतना तक कंफर्म हुआ, हमें ज़्यादा रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 से पता है ए टू दी पावर एन 0 होता है, बी टू दी पावर एम 0 होता है, उनका यूज़ कीजिए ना, अलग अलग कर देते हैं इसको। अलग अलग जब करेंगे तो ये तो क्लियर है, ए प्लस बी का होल पावर एन प्लस एम, ये हो गया एन प्लस 1 से, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये ए टू दी पावर एन डॉट ए टू दी पावर एम और इनकी वैल्यू भी 1 प्लस ये हो गया एन प्लस एम, इनकी वैल्यू एन ए टू दी पावर एम माइनस 1 और बी टू दी पावर 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस इनकी वैल्यू होती है 1 और ये हो गया, आपको पता तो है एन सी एन माइनस 1, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी होगी, पूरा रिजॉल्व जब हो जाएगा तो इनकी वैल्यू होती है 1, इनकी वैल्यू होती है 1, इनकी वैल्यू होती है आपका एन, और इन सब की वैल्यू कहाँ से निकला है, यहाँ से एन सी एम होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एम और फैक्टोरियल एन माइनस एम फैक्टोरियल लगा करके। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। अब ये होगा ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर है ना, अच्छा लास्ट ये तो 0 हो जाएगा, ए टू दी पावर 0 हो गया और ये बचेगा बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। देखिए हर एक टर्म यहाँ ये है ऐसे करते करते, अब फिर ये पूरा ओवरऑल क्या है 0, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। कन्फर्म है, इनकी वैल्यू 0 है भाई, तो पूरा है ना, इनसे पहले वाले टर्म तक ए पावर एन होने की वजह से 0 हुआ और लास्ट वाले टर्म में बी पावर एम होने की वजह से 0 हुआ। इसका मतलब ए प्लस बी होल पावर एम प्लस एम 0। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के तौर पे क्या मिल रहा है, एन प्लस एम, इसका मतलब इम्प्लाई कर गया ए प्लस बी इज निलपोटेंट एलिमेंट। कन्फर्म हुआ। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट वाला। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट में ये था कि दो निलपोटेंट एलिमेंट है, दोनों के जो प्रोडक्ट होता है वो भी निलपोटेंट होता है। तो पहले तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आर कॉम्यूटेटिव रिंग है, दोनों निलपोटेंट एलिमेंट है, दोनों में ये प्रॉपर्टी हो। खासियत ये है आप इनमें से एक ठो बस का आप लेकर चलेंगे तो भी बन जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आप लेकर चलो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, ए डॉट बी पावर एन कीजिए, ए पावर एन डॉट बी पावर एन, इनकी वैल्यू क्या है 0, 0 हो गया। अगर ए डॉट बी पावर एम किए तो ए पावर एम बी पावर एम, तो सेकंड वाले से 0। तो ये तो एक ही लाइन में क्लियर हो रहा है, बातें समझ आई। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि ए डॉट बी इज ऑल्सो निलपोटेंट।
तो याद रखिए हमें निलपोटेंट एलिमेंट से मतलब था पावर करने पर 0 आता है, इससे मतलब था इंडेक्स क्या है, इससे नहीं। इस बात को विशेष आप ध्यान रखिए। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों का क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स क्या होगा। देखिए इंटीग्रल डोमेन और आता है फील्ड, ये सब कॉम्पिटिटिव रिंग होते ही हैं। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए तो पता ही है एक ही होगा, फील्ड है तो एक ही होगा उनके पास निलपोटेंट एलिमेंट। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव रिंग है लेकिन आपका जो है इसमें बहुत सारे कवर हो जाएंगे, जैसे Zn। अब Zn की खासियत ये होती है कि है ना, ये जो है कॉम्पिटिटिव रिंग होता है, Z1 Z2 Z3 Z4 जितने भी होंगे सब के सब है ना कि इसके अंदर लागू हो जाएगा ये जो रिजल्ट है। मतलब A और B अगर निलपोटेंट अगर इसके अंदर लेकर चलेंगे तो A+B। जैसे आप ले लीजिए Z8 की खासियत इसके अंदर होता है 0 और 2, 0 2 4 6। देखिए 0 और 2 लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 0 + 2 2 आ गया। अगर 2 और 4 ले तो 2 + 4 6 आ गया। ओके 4 और 6 लोगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा। तो 10 तो फिर कितना आ गया, 2 आ गया। कन्फर्म, रिमाइंडर से मतलब है भाई कन्फर्म है। मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी तरह से डाउट है आप बिल्कुल वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मॉड्यूलो अगर क्लियर नहीं है तो रिंग के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे, इसलिए वो जानना ज़रूरी है भाई। आई होप ये क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट की बात आती है। देखिए प्रोडक्ट में अगर हम समझें तो जैसे 0 और 2 को हम लें तो प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये भी निलपोटेंट ही है, देख सकते हैं। 2 × 4 8 आएगा, 8 से डिवाइड कीजिए 0, ये भी हो गया। 2 × 6 आएगा 12, 8 से डिवाइड कीजिए 4, निलपोटेंट है। 4 × 6 इतना आ गया 24, इनसे डिवाइड कीजिए 0 आ गया। अगर मैं इसको ले लूँ 4 और 2 को तो ये तो ले लिया गया है, क्लियर हो रहा है। ऐसे 4 और 6 की भी हो गया, सभी कवर हो गया। इस तरीके से ये दोनों जो रिज़ल्ट है वो कंफर्म है। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो मेरा फेसबुक पेज है DK मैथ्स ट्यूटोरियल उसको आप ज़रूर लाइक कीजिए। और किसी भी तरह से डाउट होता है बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।